हाउ आर यू। ये है इक्विलिब्रियम का वीडियो नंबर 4। इससे पहले हमने साम्य को पढ़ा, केपी पढ़ा, के पढ़ा और के रूप पढ़े। आज हम यहाँ पर जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक है केपी और केसी में संबंध। केपी और केसी में संबंध। और केपी और केसी में संबंध निकालने के लिए वीडियो को ध्यान से देखो और बिल्कुल वीडियो समझ में आएगा तुम्हारे, और लास्ट तक देखेंगे। यहाँ पर हम एक इक्वेशन ले लेते हैं। इक्वेशन हमने ली a प्लस बी उल्टा पुल्टा चिन्ह c प्लस d। इसके मोलों की संख्या n1, इसके मोलों की संख्या n2, इसके मोल्स m1 और इसके मोल्स m2। ओके, सबसे पहले हम केपी और केसी में रिलेशन के लिए इनके केपी और केसी रूप लिख लेते हैं। तो इसका केसी रूप लिखेंगे, तो इसका केसी रूप लिखा तो C की कंसंट्रेशन, C की सांद्रता के ऊपर घात लगेगी m1 की। यहाँ पर D की कंसंट्रेशन घात लगेगी m2 की। नीचे क्रियाकारक लिखेंगे, A की कंसंट्रेशन घात लगेगी n1 की और B की कंसंट्रेशन और यहाँ घात लग जाएगी n2 की। केपी और केसी रूप लिखना हमको आता है। अगर केपी और केसी रूप में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारा पिछली वीडियो जो है वो देख लीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी केपी और केसी में। यहाँ इसका केपी रूप भी लिख लेते हैं। कौन सा रूप? केपी रूप। इसका केपी रूप जब लिखेंगे हम तो प्रेशर ऑफ C पावर m1 इंटू प्रेशर ऑफ D पावर m2 pressure of A is the power of n1 और pressure of B is the power of n2। तो ये इसका केपी रूप हो गया और ये इसका केसी रूप हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम केपी और केसी में संबंध, केपी और केसी में जो संबंध है वो समस्त कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। जेट हो, नीट हो, चाहे आईआईटी हो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और मैथ, सभी वो बच्चों के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक केपी एंड केसी में रिलेशन। केसी रूप लिख लिया, केपी रूप लिख लिया। वी नाउ दैट पीवी इक्वल टू एनआरटी, P इक्वल टू N अपॉन V RT और P इक्वल टू CRT। ओके, P इक्वल टू क्या होता है? CRT। और यहाँ C जो है, यहाँ C जो है वो सांद्रता है। यहाँ C ध्यान से देखो, PV इक्वल टू NRT, P इक्वल टू N अपॉन VRT, N अपॉन VC होता है, P बराबर CRT। अब ये जो प्रेशर है वो इक्वल टू CRT होता है और C यहाँ पर कंसंट्रेशन है। C क्या है बच्चों? यहाँ पर कंसंट्रेशन है। और कंसंट्रेशन को हम एक्टिव मास की फॉर्म में भी लिखते हैं। तो P इक्वल टू इसको हम RT इस तरह से लिख सकते हैं। इस ब्रैकेट में जिस भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट या एलिमेंट्स का प्रेशर लिखना है उसको हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, जैसे हमें प्रेशर ऑफ, यहाँ देखो हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ PA लिखना है तो इक्वल टू, और इस ब्रैकेट में हम लिखेंगे किसकी कंसंट्रेशन? A की कंसंट्रेशन, और यहाँ पर लिख देंगे R और T। ऐसे ही PB के लिए, PB के लिए किसकी कंसंट्रेशन? B की कंसंट्रेशन और RT। ऐसे ही PC के लिए लिखेंगे C की कंसंट्रेशन और RT, और वैसे ही PD के लिए लिखेंगे D की कंसंट्रेशन और अगेन RT। तो इस तरह से हमारे पास PA, PB, PC और PD पार्शियल प्रेशर ऑफ PA आंशिक दाब, A का आंशिक दाब, B का आंशिक दाब, C का आंशिक दाब और D का आंशिक दाब प्राप्त हो जाता है। इन सभी को हम केपी फॉर्म में लिख लेते हैं और इसमें जो वैल्यू है उसमें पुट कर लेते हैं। यहाँ ध्यान से देखो, PC
का ये वैल्यू रखनी है, PD की जगह ये रखना है, PA की जगह ये रखना है और PB की जगह ये रखना है। स्टार्ट कर देते हैं। तो ये KP इक्वल टू PC की जगह क्या लिखना है हमें, कंसंट्रेशन ऑफ C और RT, और इसकी जो पावर है वो टोटल पावर है M1। टोटल पावर क्या है, M1। वैसे ही PD लिखना है और PD की वैल्यू ये रही, D की कंसंट्रेशन और RT, और पावर हम लगाएंगे किसका, यहाँ जो ऑल ओवर पावर लगेगी वो लगेगी M2। किसकी पावर लगेगी, M2 अपॉन, यहाँ पर हमें पार्शियल प्रेशर ऑफ PA लिखना है, ए का आंशिक दाब। ए का आंशिक दाब की जगह हम लिखेंगे यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए की सांद्रता और RT, और ऑल ओवर जो इसमें पावर लगी हुई है वो लगी हुई है किसकी, N1 की। इसके बाद PB, तो B की सांद्रता और B की सांद्रता RT, और ऑल ओवर पावर यहाँ लगेगी किसकी, N2 की। तो इस तरह से हमने केफी फॉर्म में जो पार्शियल प्रेशर PC जो जो इसका आंशिक दाब है, इसका आंशिक दाब है और इसका आंशिक दाब है, सभी के आंशिक दाब हमने इस तरह से लिखे, PV बराबर nRT से, P बराबर ये ब्रैकेट CRT होता है, C सांद्रता होती है, सांद्रता इस तरह से एक्टिव मास के रूप में हम लिख सकते हैं। और इस तरह से सभी के आंशिक दाबों को लिखकर हमने इसको KP रूप में लिखा। किस में लिखा, KP रूप में लिखा। अब KP रूप में लिखने के बाद इसको नोट कर लो, इधर वाले को नोट कर लो ताकि हम इसको रिमूव कर दें और हटा दें, मिटा दें, और फिर इसको आगे बढ़ाएंगे हम, क्योंकि KP KC का संबंध अभी बाकी है। नोट किया, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब यहाँ पर ये जो KP है, इस KP में ये जो KP लिखा है, इस KP में C की पावर जो है वो M1 है, और RT की जो पावर है वो भी M1 है, इनटू D की जो पावर है वह M2 है, और RT की पावर अगेन क्या है, M2 है। इसको खोला हमने, इस रूप को खोल रहे हैं हम। A की पावर जो है, A की पावर N1 है, और RT की जो पावर है वो भी N1 है। अगेन B की जो पावर है वो N2 है, और RT की जो पावर है वो भी N2 है। अब यहाँ ध्यान दो बच्चों कि C की पावर M1 और D की पावर M2, इनको अलग करेंगे तो C की पावर M1 और D की पावर M2, RT की पावर M1 है और RT की पावर M2 है। तो मैंने कल भी बताया, आधार अगर समान है तो हम घातों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। यहाँ देखो RT की पावर M1, RT की पावर M2, तो हम यहाँ पर RT की पावर कर देंगे M1 प्लस M2। आ रहा है समझ में। इसके बाद ये लगाया हमने बटा, A की पावर कितनी है, A की पावर N1 है, और B की पावर N2 है, और अगेन यहाँ पर RT और RT आधार समान, इसकी घात N1, इसकी घात N2, तो RT तो यहाँ पर हो जाएगा N1 प्लस N2। ओके, हमारा कार्य पूरा होने वाला है। KP और KC में हम संबंध निकालने वाले थे। जो आपने नोट किया है, ईमानदारी से हम देखेंगे कि ये जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है, ये जो वैल्यू इसमें लिखी हुई है, आप देखोगे कि ये वैल्यू जो है वो KC की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, KC की वैल्यू है। C की पावर M1, D की पावर M2, A की पावर N1 और B की पावर N2। आया समझ में। तो ये पूरी वैल्यू जो है वो KC की है। यहाँ RT की पावर M1 प्लस M2 है, यहाँ RT की पावर N1 प्लस N2 है। तो इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो यहाँ आधार समान है, और ये N1 प्लस N2 और ये M1 प्लस M2, ये जब ऊपर जाएगा पॉजिटिव का तो ये नेगेटिव में बदल जाएगा, और K और P
इक्वल टू, ये किस में बदल गया, केसी में बदल गया, और ये ऊपर जाएगा तो आर टी की पावर क्या लगी हुई है भाई, m1 प्लस m2, और ये जो वैल्यू ऊपर गई है वो माइनस में बदल जाएगी, और इसको लिखेंगे हम n1 प्लस n2। आ रहा है समझ में? तो Kp बराबर Kc आर टी m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2। ओके, इसके बाद m1 और m2 क्या थे, जरा वीडियो को शुरू में देखिए आप। जब आप इस वीडियो को शुरू से देखेंगे तो हमने जो रिएक्शन ली थी उसमें n1 और n2 जो है वो क्रिया कारकों के मोल हैं, जबकि m1 और m2 जो है वो उत्पादों के मोल हैं। तो हम उत्पादों के कुल मोल में से क्रिया कारकों के कुल मोल को घटाएंगे, तो यहाँ पर Kp बराबर Kc आर टी की पावर हम यहाँ लिख देंगे डेल n, और ये आ गया तुम्हारे Kp और Kc में संबंध, Kp बराबर Kc आर टी की पावर डेल n। और नाउ दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर ऑल कंपटीशन एग्जाम। आ रहा है समझ में? Kp बराबर Kc आर टी इज द पावर डेल n। ये जो डेल n है, डेल n बराबर आपको लिखना है उत्पादों के मोल माइनस क्रिया कारकों के मोल। कल भी लिखा अपन ने डेल n, कल भी पढ़ा था कि डेल n क्या होता है कि उत्पादों के जो टोटल मोल है उसमें से क्रिया कारकों के टोटल मोल्स को हम माइनस कर देंगे, तो जो मान आएगा वो डेल n कहलाता है। एग्जाम्पल से देखेंगे हम इसको, लेकिन दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। Kp इक्वल टू Kc आर टी इज द पावर डेल n। ये दुनिया के तमाम एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, Kp Kc आर टी और डेल n। ओके, समझ में आया? आ गया समझ में? नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में नोट करना, और कॉपी में नोट करने के बाद इसको पढ़ना, पढ़ने के बाद आसानी से ये याद हो जाएगा। डेल n क्या है? उत्पादों के मोल और क्रियाकारकों के मोल। साथी मेरे तू जरा पढ़ ले थोड़ा सा। तो यहाँ पर Kp और Kc में जो संबंध आया वो क्या निकल के आया कि Kp बराबर Kc और Rt की पावर और डेल n। ये जो संबंध है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल H2 प्लस I2 उल्टा पुल्टा चिन्ह, और यहाँ लिख दिया हमने 2HI। H2 प्लस I2 2HI। सबसे पहले इसमें हम डेल n निकाल लेते हैं। डेल n कैसे निकालोगे? उत्पादों के मोल कितने हैं भाई? 2। ओके, माइनस क्रिया कारकों के कुल मोल 1 और 1 कितने हो गए? 2। 2 में से 2 बच गया 0। ओके, Kp इक्वल टू Kc आर टी इज द पावर लगाए डेल n, और डेल n की जगह 0। प्यारे प्यारे बच्चों, जिसकी घात 0 होती है उसकी वैल्यू कल भी बताई मैंने कितनी होती है? 1। तो आर टी की पावर 0 होने की वजह से इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो यहाँ से सिंपल निकल के आया Kp बराबर Kc। अर्थात ऐसी रिएक्शंस जिसमें क्रिया कारक तथा उत्पादों के जो टोटल्स मोल होते हैं वो इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, उनके लिए Kp बराबर क्या होता है? Kc होता है। Kp बराबर क्या होता है? Kc होता है। ओके 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 ओके, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और एग्जांपल N2 प्लस
3H2 उल्टा पुल्टा चेन और 2NH3। ओके, सबसे पहले डेल एन निकालो बेटा। सबसे पहले डेल एन निकालेंगे। डेल एन के लिए क्या लिखेंगे अपन? उत्पादों के मोल और माइनस कर लेंगे क्रियाकारकों के मोल। यहाँ देखो उत्पादों के टोटल मोल कितने हैं? अरे भाई NH3 तो है उत्पाद, कितने मोल्स हैं इसके? दिख रहे हैं ना, 2 मोल्स हैं। क्रियाकारकों ये 2 लिख दिया, माइनस क्रियाकारकों के N2 का कितना मोल है? 1 मोल है। हाइड्रोजन के कितने मोल है? 3 मोल है। 3 रे कितने हो गए? 4, और 2 में से 4 गए तो आएगा माइनस के 2। अब यहाँ लिखेंगे हम Kp बराबर Kc और RT की पावर कितना लिखेंगे? माइनस के 2। अब यहाँ पर आप देखिए कि जिसकी पावर माइनस में है उसे पॉजिटिव में बदलने के लिए नीचे ले जाओ, तो Kp बराबर Kc की पावर RT प्लस 2। अब इस कंडीशन में आप देखिए कि Kp बड़ा होता है या Kc बड़ा होता है? उस ग्रेटर देन Kp और Kc। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर बड़ा कौन है? Kc। बड़ा कौन है? Kc। क्यों बड़ा है Kc? क्योंकि ये इसके इक्वल आया जब हमने इसको डिवाइड किया RT² से। तो ऐसी कंडीशन में जहाँ पर डेल n की वैल्यू किस में आती है? माइनस में आती है, वहाँ पर Kp छोटा रह जाता है और Kc बड़ा रह जाता है, बड़ा हो जाता है। आ रहा है समझ में? Kp छोटा रह गया और Kc बड़ा रह गया। कब? जब डेल n का मान किस में आता है? माइनस में आता है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। और एग्जांपल है कि PCl5 और PCl5 को तोड़ेंगे तो ये टूटेगा PCl3 और ये देगा हमें क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन अणु देगा। ओके, डेल एन निकालो इसमें। तो इसके कितने मोल्स हो गए? 1 और 1 कितने हो गए? 2। माइनस क्रियाकारक के कितना? 1। तो डेल एन का मान +1 आया, नहीं आया? Kp बराबर Kc RT इज द पावर प्लस के 1। अब यहाँ पर देखो कि Kp बड़ा है या Kc बड़ा है? Kp बड़ा है या Kc बड़ा है? जल्दी से बताओ। बच्चे कह रहे हैं कि Kp बड़ा है। सही कह रहे हैं, क्योंकि Kp बड़ा है। Kc तो हमने मल्टीप्लाई किया किससे? RT से। किससे? RT से। जब जाके वो इसके इक्वल आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में Kp इज ग्रेटर देन होता है किससे? Kc से। ओके, तो ऐसी कई सारी रिएक्शंस हैं जिसमें हम Kp और Kc और कौन सी इक्वेशन में कौन बड़ा है, इस फॉर्मूले की सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। और एक बात ये याद रखना है, ये नोट डाल लो प्यारे बच्चों, कि डेल एन को जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो जिसकी फॉर्म सॉलिड्स स्टेट में है और लिक्विड स्टेट्स में है उनको इंक्लूड नहीं करना है, क्योंकि उनकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा चेंज नहीं होती है। आ रहा है समझ में? ओके, चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे पहले x + 2y उल्टा पुल्टा चिन्ह और 2z। यहाँ पर Kc की जो वैल्यू दे रखी है वो 2.25 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और x की जो कंसंट्रेशन दे रखी है उसकी वैल्यू 1 दे रखी है, और z का जो कंसंट्रेशन दे रखा है उसकी वैल्यू 3 दे रखा है। तो y की कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको कैसी फॉर्म में लिखते हैं, और कैसी फॉर्म में लिखते हैं तो z की पावर 2 और x की कंसंट्रेशन और y की कंसंट्रेशन और इसका लगा देंगे स्क्वायर, क्योंकि इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। Kc की वैल्यू
Kc की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों, 2.25 इक्वल टू जेड की कंसंट्रेशन 3 का स्क्वायर, x का कंसंट्रेशन 1 दे रखा है और y का कंसंट्रेशन हमें ज्ञात करना है। तो y का कंसंट्रेशन ज्ञात करना है तो y का कंसंट्रेशन यहाँ से हम निकाल लेंगे इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2.25। जब इसमें इसका भाग दिया तो ये लगभग 4 बार जाएगा और y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 2 मोल पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी। आगे समझ में, इस तरह की अगर कोई एग्जाम्पल आ जाए, Kc की वैल्यू किसी की कंसंट्रेशन दी हुई हो, निकालना हो, तो हम इस तरह से इस सूत्र की सहायता से उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। छुपा बादल में, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि यहाँ पर N2 प्लस 3H2 उल्टा पुल्टा चिन्ह 2NH3। इसका जो वेग है वो वेग v इक्वल टू K N2 और H2 की पावर 3, ये इसका वेग का फॉर्मूला लिख दिया जाएगा। अब यदि यहाँ पर N2 की सांद्रता को क्या कर दिया जाए, N2 की सांद्रता को कर दिया जाए डबल, 2 गुना कर दिया जाए और H2 की सांद्रता को आधा कर दिया जाए। H2 की सांद्रता को कितना कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो नया वेग क्या होगा। यदि इस रिएक्शन में N2 की सांद्रता को दोगुना कर दिया जाए और H2 की सांद्रता को आधा कर दिया जाए तो नया वेग क्या होगा। तो V डैश बराबर K और N2 की सांद्रता को दुगना किया जा रहा है तो ये 2 और N2 और H2 की सांद्रता को आधा किया जा रहा है तो 1/2 H2 की पावर और ये हो जाएगा 3। तो V डैश बराबर K और 2 इंटू 1/2 और इसको 3 बार लिखेंगे, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 और N2 की कंसंट्रेशन और H2 की पावर 3। ओके 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू 2 V डैश इक्वल टू 1/4 K N2 H2 की पावर 3। वी नाउ दैट ये क्या है, ये है हमारा पुराना वेग V इक्वल टू K N2 H2 इज द पावर 3। तो V डैश इक्वल टू 1/4 और ये आ जाएगा V। इसका मतलब ये हुआ कि जो नया वेग है वह पुराने वेग का 1/4 है। जो नया वेग है वो पुराने वेग का कितना है, 1/4। आगे समझ में, जो नया वेग है वो पुराने वेग का कितना है, 1/4। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा आपको। अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज़्यादा वीडियो बना सके। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ेंगे वो साम्य स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, K को प्रभावित करने वाले कारक और उसके बाद साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट।